नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है प्राचीन लेखकों कवियों का साहित्यिक परिचय। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। प्राचीन लेखकों कवियों का साहित्यिक परिचय +2 आर्ट्स पंजाब शिक्षा बोर्ड मोहाली के पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक संस्कृत सौरभम के अनुसार हम यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी, वेद व्यास जी, महाकवि भास, महाकवि कालिदास, बाणभट्ट और भभूति के का साहित्यिक परिचय पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसको करने से पहले हम आपको एक विशेष सूचना देने जा रहे हैं कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड मोहाली के +1 एवं +2 के विद्यार्थियों के लिए और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के BA के सभी सेमेस्टर की कक्षाओं के छात्रों हेतु संस्कृत पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियोज सलील कुमार राजपूत नाम के YouTube चैनल पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इनका पूर्ण रूप से उपयोग कीजिए। अब हम आते हैं सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि जी पर। संस्कृत साहित्य में आदि काव्य किसे कहा जाता है? आदि काव्य यानी कि महर्षि वाल्मीकि जी ने जो लिखा ना वाल्मीकि रामायण, उसको आदि काव्य कहा जाता है। मतलब रामायण को हम आदि काव्य कहते हैं। संस्कृत साहित्य में आदि कवि किसे कहा जाता है? अब देखो, आदि कवि फिर साफ क्लियर है, ये महर्षि वाल्मीकि जी को आदि कवि हम महर्षि वाल्मीकि जी को कहते हैं। तत्पश्चात प्रथम राष्ट्रीय काव्य का नाम बताइए। अब पहला जो राष्ट्रीय काव्य जो है वो भी रामायण है, क्योंकि जो वेद वगैरह जो हैं, जो चारों वेद है, उसके बाद में जो है वाल्मीकि रामायण चाहे लिखी गई है, लेकिन ये काव्यात्मक रूप है। वेद जो एक स्तुति ग्रंथ है, उनमें स्तुति है, लेकिन इसमें एक काव्य का जो रूप मिलता है, मतलब ये महाकाव्य जो है ना, तो ये वाल्मीकि रामायण है। तत्पश्चात महर्षि वाल्मीकि जी ने कौन से महाकाव्य की रचना की थी? महर्षि वाल्मीकि जी ने कौन से महाकाव्य की रचना की थी? वो है रामायण। तत्पश्चात किसके रोदन को सुनकर महर्षि वाल्मीकि जी के मुख से अकस्मात प्रथम श्लोक फूट पड़ा था? मतलब उन्होंने किसके रोने की आवाज को सुना और जिनके अचानक उनसे पहला श्लोक मतलब फूट पड़ा था। ये था कि शिकारी के बाण द्वारा बिंधे हुए क्रोंच पक्षी के रोदन को सुनकर। शिकारी ने एक क्रोंच पक्षी को बीन दिया था, दोनों का जोड़ा में से एक को, नर पक्षी को बीन दिया था। तो उन्होंने जब देखा क्रोंची ने एकदम चित्कार कर उठा, तो उनके मुख से एकदम श्लोक मतलब वो फूट पड़ा था। तत्पश्चात शिकारी के बाण द्वारा बिंधे हुए क्रोंच पक्षी के रोदन को सुनकर महर्षि वाल्मीकि जी के मुख से कौन सा श्लोक प्रस्फुटित हुआ था? जो पहला श्लोक उन्होंने जो मतलब उनके मुख से निकला वो श्लोक था, मां निषाद प्रतिष्ठाम तम गमय शाश्वती समा यत क्रोंच मिथुनात् एकम अवधि काम मोहितम। मां निषाद प्रतिष्ठाम तम गमय शाश्वती समा यत क्रोंच मिथुनात् एकम अवधि काम मोहितम। ये श्लोक जो है उन्होंने पहली बार उनके मुख से निकला था। तत्पश्चात मां निषाद प्रतिष्ठाम तन्मय शाश्वती समा यत क्रोंच मिथुनात् एकम अवधि काम मोहितम। इस श्लोक का क्या अर्थ है कि अरे शिकारी, तुझे सैकड़ों वर्ष तक कीर्ति प्राप्त ना। मां निषाद प्रतिष्ठाम तन्मय शाश्वती समा, तुझे जो है सैकड़ों वर्ष तक कीर्ति प्राप्त ना हो, क्योंकि तूने क्रोंच मिथुनाद, क्योंकि तूने क्रोंच के जोड़े में से एक को मार डाला है, जो कि काम मोहितम, जो कि प्रेम लीला में मगन था। अरे शिकारी, तुझे सैकड़ों वर्ष तक कीर्ति प्राप्त ना हो, क्योंकि तूने क्रोंच के जोड़े में से एक को मार डाला है, जो कि प्रेम में मगन था। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण में अधिकांशतः रूप से कौन से छंद का प्रयोग किया? उन्होंने ज्यादातर मतलब उन्होंने कौन से छंद का उन्होंने प्रयोग किया है? उन्होंने सबसे ज्यादा अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया है। अनुष्टुप छंद में जो है 8 अक्षर होते हैं, तो इसका उन्होंने ज्यादा प्रयोग मतलब उन्होंने किया है अनुष्टुप छंद का। बाकी भी छंद पाए जाते हैं, लेकिन अनुष्टुप का छंद का उन्होंने ज्यादा प्रयोग किया है।
वाल्मीकि रामायण में किस आदर्श पुरुष के जीवन चरित्र को विस्तार पूर्वक कहा गया है? ये तो सबको क्लियर ही होगा कि श्री रामचंद्र जी के। वाल्मीकि रामायण में किस आदर्श पुरुष के जीवन चरित्र को विस्तार पूर्वक कहा गया है? श्री रामचंद्र जी के। वाल्मीकि रामायण में वर्णित कौन से राज्य की कल्पना आज भी भारतीय नेता करते रहते हैं? कौन सी? राम राज्य की। आज भी हम करते हैं कि राम राज्य होना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में कुल कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक। वाल्मीकि रामायण में जो भी है 24,000 श्लोक हैं। वाल्मीकि रामायण में कुल कितने कांड तथा कितने सर्ग हैं? वाल्मीकि रामायण में 7 कांड हैं और 500 सर्ग हैं। वाल्मीकि रामायण का नायक कौन है? यह भी आपको क्लियर होगा, श्री राम। वाल्मीकि रामायण में मुख्यतः कौन से विषयों के वर्णन है? इसमें वर्णन है नीति, राजनीति, पारिवारिक मूल्यों तथा रिश्तों की पवित्रता, मर्यादा आदि विषयों का वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। रामायण में श्री रामचंद्र जी के चरित्र द्वारा कैसे वर्ण्य विषय हैं? ये फिर वही है, नीति, राजनीति, पारिवारिक मूल्य तथा रिश्तों की पवित्रता तथा मर्यादा आदि विषयों का इसमें वर्णन है। एक बार और हम इसको तेज स्पीड से हम जरा करेंगे। अब हम यहाँ इसकी जरा व्याख्या नहीं करेंगे, अब तेज स्पीड से एक बार फिर आएंगे कि संस्कृत साहित्य में आदि काव्य किसे कहा जाता है? वाल्मीकि रामायण को। संस्कृत साहित्य में आदि कवि किसे कहा जाता है? महर्षि वाल्मीकि जी को। प्रथम राष्ट्रीय काव्य का नाम बताइए? वाल्मीकि रामायण। महर्षि वाल्मीकि जी ने कौन से महाकाव्य की रचना की थी? रामायण। किसके रोदन को सुनकर महर्षि वाल्मीकि जी के मुख से अकस्मात प्रथम श्लोक फूट पड़ा था? शिकारी के बाण द्वारा बिंधे हुए क्रौंच पक्षी के रोदन को सुनकर। शिकारी के बाण द्वारा बिंधे हुए क्रौंच पक्षी के रोदन को सुनकर महर्षि वाल्मीकि जी के मुख से कौन सा श्लोक प्रस्फुटित हुआ था? मानिषाद प्रतिष्ठाम तम गमय शाश्वती समा जत क्रौंच मिथुनात् एकम अवधि काम मोहितम। मानिषाद प्रतिष्ठाम तम गमय शाश्वती समा जत क्रौंच मिथुनात् एकम अवधि काम मोहितम। इस श्लोक का क्या अर्थ है? अरे शिकारी, तुझे सैकड़ों वर्षों तक कीर्ति प्राप्त ना हो, क्योंकि तूने क्रौंच के जोड़े में से एक को मार डाला है जो कि प्रेम में मग्न था। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण में अधिकांशतः कौन से छंदों का प्रयोग किया है? उन्होंने रामायण में अनुष्टुप छंद का ज्यादा प्रयोग किया है। वाल्मीकि रामायण में किस आदर्श पुरुष के जीवन चरित्र को विस्तार पूर्वक कहा गया है? श्री राम जी के। वाल्मीकि रामायण में वर्णित कौन से राज्य की कल्पना आज भी भारतीय नेता करते रहते हैं? राम राज्य। वाल्मीकि रामायण में कुल कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक। वाल्मीकि रामायण में कुल कितने कांड तथा सर्ग हैं? 7 कांड हैं और 500 सर्ग हैं। वाल्मीकि रामायण का नायक कौन है? श्री राम। वाल्मीकि रामायण में मुख्यतः कौन कौन से विषयों का वर्णन है? इसमें नीति, राजनीति, पारिवारिक मूल्यों तथा रिश्तों की पवित्रता, मर्यादा आदि विषयों का वर्णन है। अब इसी को हम दूसरे रूप में देखते हैं। रामायण में श्री राम जी के चरित्र द्वारा कौन से वर्ण्य मतलब विषय है, मतलब कौन से मतलब विषयों के बारे में बताया गया है? राम के चरित्र के द्वारा कौन से विषयों के द्वारा? नीति, राजनीति, पारिवारिक मूल्यों तथा रिश्तों की पवित्रता तथा मर्यादा आदि विषयों का यहाँ पर वर्णन है। अब हम आते हैं इसके पश्चात वेद व्यास जी पर। महाभारत की रचना किसने की थी? महर्षि वेद व्यास जी ने। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास जी ने की थी। महर्षि वेद व्यास जी किसके पुत्र थे? ऋषि पराशर के पुत्र थे महर्षि वेद व्यास जी। वेद व्यास जी के पुत्रों के नाम बताइए? धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। वेद व्यास जी के पुत्रों के नाम है धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। महाभारत में किसकी कथा वर्णित है? कौरव और पांडवों की कथा महाभारत में वर्णित की गई है। महाभारत में किसकी उत्पत्ति से लेकर स्वर्ग गमन तक की कथा मतलब यहाँ पर वर्णित है? स्वर्ग गमन तक की कथा यहाँ पर वर्णित है। कौरवों पांडवों की उत्पत्ति से लेकर
से लेकर पांडवों के स्वर्ग गमन तक की कथा यहाँ पर वर्णित है। यानी कौरव पांडवों की उत्पत्ति से लेकर पांडवों के जो स्वर्ग गमन तक की कथा इसमें बताई गई है। महाभारत नामक महाकाव्य में निम्नलिखित में से कौन सा रूप पाया जाता है? गद्यात्मक और पद्यात्मक का मिश्र रूप या केवल पद्यात्मक रूप? मतलब रामायण में क्या गद्य भाग का और पद्य का क्या मिश्र रूप है या केवल इसके अंदर श्लोक हैं? तो ये आपको बताइए, केवल पद्यात्मक रूप रामायण में पाया जाता है। इसमें जो है ना कि 1,00,000 श्लोक हैं रामायण में, तो सिर्फ ये श्लोक ही श्लोक है, कोई इसमें कोई गद्य भाग नहीं है। महाभारत में के किस पर्व में बताया गया है कि वेद व्यास जी ने 3 वर्ष तक निरंतर परिश्रम करके महाभारत नामक महाकाव्य लिखा है? मतलब इसके किसी पर्व में आया है कि ये बताया गया। कौन सा पर्व है? आदि पर्व। महाभारत नाम महाकाव्य में कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं ये। महाभारत नाम महाकाव्य में किन्हीं 2 पर्वों के नाम बताइए? आदि पर्व और सभा पर्व। महाभारत नाम महाकाव्य में कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक। महाभारत में मतलब 1,00,000 श्लोक। जैसे हमने रामायण में पढ़ा था 24,000 श्लोक, यहाँ पर महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। इससे पता लगता है कि महाभारत कितना बड़ा ग्रंथ है। सबसे प्राचीन विश्व का ज्ञान कोश होने कौन से ग्रंथ को कहा गया? सबसे प्राचीन विश्व का ज्ञान कोश कौन से ग्रंथ को कहा गया है? वो है महाभारत नामक महाकाव्य को मतलब विश्व का सबसे जो है प्राचीन ज्ञान का कोश कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता के रचयिता कौन है? वेद व्यास जी। श्रीमद् भगवद गीता कौन से ग्रंथ का अंश है? ये जो है महाभारत नामक महाकाव्य का ही एक अंश है। महाभारत की रचना लेखक ने कितने वर्ष तक निरंतर परिश्रम करके की थी? 3 वर्ष तक मतलब उन्होंने परिश्रम करके ये महाभारत की रचना की गई है। वेद व्यास जी का पांडवों के साथ क्या संबंध है? वह पांडवों के दादा थे। वह पांडवों के दादा थे। अब एक और हम इसको तेज स्पीड से अब हम करेंगे, या रिवीजन भी हो जाएगी। अब यह है महाभारत की रचना किसने की थी? महर्षि वेदव्यास जी ने। महर्षि वेदव्यास जी किसके पुत्र थे? ऋषि पराशर के पुत्र। वेदव्यास जी के पुत्रों के नाम बताइए? धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। महाभारत में किसकी कथा वर्णित है? कौरव और पांडवों की। महाभारत में किसकी उत्पत्ति से लेकर स्वर्ग गमन तक की कथा वर्णित है? कौरव पांडवों की उत्पत्ति से लेकर पांडवों के स्वर्ग गमन तक की कथा इसमें वर्णित है। महाभारत नामक महाकाव्य में निम्नलिखित में से कौन सा रूप पाया जाता है? गद्यात्मक और पद्यात्मक का मिश्रित रूप या पद्यात्मक रूप? तो केवल पद्यात्मक रूप ही महाभारत में पाया जाता है। महाभारत के किस पर्व में बताया गया है कि वेद व्यास जी ने 3 वर्ष तक निरंतर परिश्रम करके महाभारत नामक महाकाव्य लिखा था? ये बताया गया है आदि पर्व में। महाभारत नामक महाकाव्य में कितने पर्व हैं? 18 पर्व। महाभारत नामक महाकाव्य के किन्हीं 2 पर्वों के नाम बताइए? आदि पर्व और सभा पर्व। महाभारत नामक महाकाव्य में कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक। सबसे प्राचीन विश्व का ज्ञान का कोश कौन से ग्रंथ को कहा गया है? महाभारत नामक महाकाव्य को। श्रीमद् भगवद गीता के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास जी। श्रीमद् भगवद गीता कौन से ग्रंथ का अंश है? महाभारत नामक महाकाव्य का। महाभारत की रचना लेखक ने कितने वर्ष तक निरंतर परिश्रम करके लिखी थी? तो ये मतलब कितने वर्ष निरंतर परिश्रम करके मतलब की थी? उन्होंने कितने वर्ष तक परिश्रम किया था? 3 वर्ष तक। वेद व्यास जी का पांडवों के साथ क्या संबंध था? वह पांडवों के दादा थे। तत्पश्चात अब हम आते हैं महाकवि भास पर। संस्कृत साहित्य के नाटककारों में महाकवि भास का कौन सा स्थान माना जाता है? नाटककारों में महाकवि भास का कौन सा स्थान माना जाता है? अद्वितीय स्थान है। मतलब नाटककारों में मतलब कोई मुकाबला नहीं है भास का, वह अद्वितीय स्थान है।
महाकवि भास का जीवन काल कौन सा माना जाता है? ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से ईसा पूर्व तृतीय शताब्दी के बीच का काल है। महाकवि भास का ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से ईसा पूर्व तृतीय शताब्दी के बीच का काल, मतलब इनका महाकवि भास का काल माना जाता है। भास के 13 नाटकों की खोज किसने की थी? श्री गणपति शास्त्री ने। भास के 13 नाटकों की प्राप्ति कब हुई थी? सन 1909 में। सर्वप्रथम भास के 13 नाटकों की प्राप्ति जो है कौन से स्थान पर यह हुई थी? केरल के त्रिवेंद्र नामक स्थान पर, मतलब ये 13 नाटक प्राप्त हुए थे। किसको प्राप्त हुए थे? ये अभी हमने ये पढ़ा है, श्री गणपति शास्त्री को, मतलब 1909 में। महाकवि भास के द्वारा लिखित किन्हीं 2 नाटकों के नाम लिखो। अब नाटक जो है इन्होंने 13 नाटक हैं, पहले हम 13 नाटक पढ़ लेते हैं। इनके कौन कौन से 13 नाटक हैं? जैसे स्वप्न वासुदत्तम, प्रतिज्ञा योगनारायण, बाल चरितम, अभिषेक, प्रतिमा नाटकम, मध्यम व्यायोग, पंचरात्रम, उरुभंग, दूत वाक्यम, दूध घटोत्कच, कर्णभारम, अभिमारक और चारुदत्तम। ये 13 नाटक है। अब इनमें से कोई 2 नाटक हम यहाँ पर लिख सकते हैं। भास के नाटकों को त्रिवेंद्रम रूपकम क्यों कहा गया है? क्योंकि केरल के त्रिवेंद्र नामक स्थान पर भास ने सर्वप्रथम 13 नाटक प्राप्त हुए थे। केरल के मतलब भास के ये नाटक प्राप्त हुए थे, इसलिए इनको त्रिवेंद्र रूपकम भी कहा जाता है। भास के नाटकों में कुछ विशेषताएं बताइए कि विशेषताएं क्या हैं? भास के नाटक छोटे छोटे तथा रंगमंच के अनुकूल हैं, मतलब इनके नाटक ज्यादा बड़े नहीं है, मतलब छोटे हैं तथा रंगमंच के अनुकूल हैं। और उनके नाटक जो है ना छोटे छोटे हैं, मतलब ज्यादा, मतलब जो है ना ये नाटक बड़े नहीं हैं। भास ने अपने नाटकों में रोचकता लाने के लिए संगीत, नृत्य आदि का भी प्रयोग किया है। ये विशेषता क्या है? भास के नाटक छोटे छोटे तथा रंगमंच के अनुकूल हैं। तो भास ने अपने नाटकों में रोचकता लाने के लिए संगीत, नृत्य आदि का भी प्रयोग किया है। भास के महाभारत के पर आधारित किन्हीं 2 नाटकों के नाम लिखिए। अब यहाँ पर देखिए, भास ने जो महाभारत पर आधारित नाटक लिखे हैं, जैसे मध्यम व्यायोग, दूत वाक्यम, पंचरात्रम, उरुभंग, दूत घटोत्कच और कर्णभारम, ये उन्होंने जो है 6 नाटक लिखे हैं। इनमें से कोई 2 नाटक जो भी आपको याद हैं वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। भास के रामायण पर आधारित 2 नाटकों के नाम। अब रामायण पर आधारित है अभिषेक और प्रतिमा नाटक। भास के सबसे प्रसिद्ध नाटक है, जो भास का सबसे प्रसिद्ध नाटक है वो है स्वप्न वासुदत्तम। स्वप्न वासुदत्तम ये भास का सबसे प्रसिद्ध नाटक है। कृष्ण लीला पर आधारित भास के नाटक का नाम बताओ। तो ये जो है बाल चरितम है नाटक, ये जो भास का है इसका कृष्ण लीला पर बाल चरितम। अब हम तेज स्पीड से एक बार भास को पढ़ेंगे, भास की रचनाओं को। तो सबसे पहले हम हैं कि संस्कृत साहित्य के नाटककारों में महाकवि भास का कौन सा स्थान माना जाता है? अद्वितीय स्थान है, मतलब उनका। महाकवि भास का जीवन काल कौन सा माना जाता है? ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से ईसा पूर्व तृतीय शताब्दी के बीच का काल। भास के 13 नाटकों की खोज किसने की थी? श्री गणपति शास्त्री ने। भास के 13 नाटकों की प्राप्ति कब हुई थी? सन 1909 में। सर्वप्रथम भास के 13 नाटकों की प्राप्ति कौन से स्थान पर हुई थी? केरल के त्रिवेंद्र नामक स्थान पर। महाकवि भास के द्वारा लिखित किन्हीं 2 नाटकों के नाम लिखें। तो यहाँ पर 13 नाटक हैं, ये स्वप्न वासुदत्तम, प्रतिज्ञा योगनारायण, बाल चरितम, अभिषेक, प्रतिमा नाटक, मध्यम व्यायोग, पंचरात्रम, उरुभंगम, दूत वाक्यम, दूध घटोत्कच, कर्णभारम, अभिमारक और चारुदत्त। इनमें कोई 2 नाटक के हम यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। भास के नाटकों को त्रिवेंद्र रूपकम क्यों कहा जाता है? क्योंकि केरल के त्रिवेंद्र नामक स्थान पर भास के सर्वप्रथम 13 नाटक प्राप्त हुए थे। भास के नाटकों की कुछ विशेषताएं बताइए कि भास के नाटक छोटे छोटे तथा रंगमंच के अनुकूल हैं। भास ने अपने नाटक में रोचकता लाने के लिए संगीत, नृत्य आदि का भी प्रयोग किया है। भास के महाभारत पर आधारित किन्हीं 2 नाटकों के नाम लिखें। अब भास के जो है महाभारत पर आधारित नाटक हैं मध्यम व्यायोग, दूत वाक्यम, पंचरात्रम, उरुभंग, दूध घटोत्कच और कर्णभारम। इनमें आप कोई भी 2 नाम याद कर सकते हैं।
भास के रामायण पर आधारित दो नाटकों के नाम लिखें। अभिषेक और प्रतिमा नाटक। भास के सबसे प्रसिद्ध नाटक का नाम लिखें। स्वप्न वासुदत्तम। स्वप्न वासुदत्तम भास का सबसे प्रसिद्ध नाटक है। कृष्ण लीला पर आधारित भास के नाटक का नाम लिखें। बाल चरितम। तत्पश्चात अब हम आते हैं महाकवि कालिदास पर। संस्कृत साहित्य में कवि कुल गुरु एवं नाटक सम्राट किसको कहा जाता है? संस्कृत साहित्य में कवि कुल गुरु एवं नाटक सम्राट किसे कहा जाता है? महाकवि कालिदास को। महाकवि कालिदास का जीवन काल कौन सा माना जाता है? भारतीय मत के अनुसार ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से प्रथम शताब्दी के बीच का काल माना जाता है। कि प्रथम शताब्दी से लेकर मतलब जो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से लेकर ये जो है प्रथम शताब्दी के बीच में मतलब जो होगा मतलब इससे पहले से लेकर प्रथम शताब्दी के बीच इनका काल होया माना जाता है। महाकवि कालिदास का जन्म समय भारतीय मत से क्या है? भारतीय मत के मुताबिक क्या है? मतलब वही है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से प्रथम शताब्दी के बीच का ये काल है। महाकवि कालिदास को किस राजा के 9 रत्नों में शिरोमणि माना गया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य राजा के 9 रत्नों में ये शिरोमणि माने जाते थे। महाकवि कालिदास की मुख्यतः कितनी रचनाएं मिलती हैं? 7 रचनाएं हैं कालिदास की जो हमें मिलती हैं। महाकवि कालिदास के खंड काव्यों के नाम बताएं। ऋतुसंहार और मेघदूत। यानी ये दो ऋतुसंहार मेघदूत ये दोनों खंड काव्य हैं। कालिदास द्वारा लिखित महाकाव्यों के नाम रघुवंशम और कुमार संभव। ये दो है ना, रघुवंश और कुमार संभव, ये महाकाव्य हैं। फिर महाकवि कालिदास द्वारा लिखित नाटकों के नाम। अब नाटक हैं विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शकुंतलम। विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शकुंतलम, ये 3 नाटक कालिदास ने लिखे हैं। महाकवि कालिदास को किस राजा के समकालीन माना जाता है? मतलब ये कौन से राजा के समकालीन ये हुए हैं? कौन के हुए हैं? गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय के ये समकालीन माने जाते हैं। गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय के ये कालिदास समकालीन माने जाते हैं। महाकवि कालिदास कहाँ के निवासी थे? कई विद्वान कालिदास को कश्मीर का, कुछ उज्जैन का, कुछ बंगाल का वासी मानते हैं। मतलब इसमें अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ कश्मीर का कहते हैं, कुछ उज्जैन का कहते हैं, कुछ बंगाल का वासी मानते हैं। महाकवि कालिदास के निवास स्थान के विषय में क्या मतभेद है? मतलब क्या क्या मतभेद है? जो हमने अभी किया वही बात दोबारा कर रहे हैं। कई विद्वान कालिदास को कश्मीर, कुछ उज्जैन या कुछ बंगाल का वासी मानते हैं। महाकवि कालिदास के द्वारा लिखित सबसे प्रसिद्ध कृति का नाम रखो। जो कृति जो है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वह अभिज्ञान शकुंतल नामक नाटक है। अब हम तेज स्पीड से एक बार और कालिदास को के बारे में चर्चा करेंगे। अब ये है संस्कृत साहित्य में कवि कुल गुरु एवं नाटक सम्राट किसे कहा जाता है? महाकवि कालिदास को। महाकवि कालिदास का जीवन काल कौन सा माना जाता है? भारतीय मत के अनुसार ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से प्रथम शताब्दी के बीच का काल। महाकवि कालिदास का जन्म समय भारतीय मत से क्या है? ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से प्रथम शताब्दी के बीच का काल। महाकवि कालिदास को किस राजा के 9 रत्नों में शिरोमणि माना गया है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य राजा के। महाकवि कालिदास की मुख्यतः कितनी रचनाएं मिलती हैं? 7। महाकवि कालिदास के खंड काव्यों के नाम लिखें। ऋतुसंहार और मेघदूतम। कालिदास द्वारा लिखित महाकाव्यों के नाम लिखें। रघुवंश और कुमार संभव। महाकवि कालिदास के द्वारा लिखित नाटकों के नाम लिखिए। विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शकुंतल। महाकवि कालिदास को किस राजा के समकालीन माना जाता है? गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन। महाकवि कालिदास कहाँ के निवासी थे? मतलब कई विद्वान कालिदास को कश्मीर, कुछ उज्जैन तथा कुछ बंगाल का वासी मानते हैं। फिर है महाकवि कालिदास के निवास स्थान के विषय में क्या मतभेद है? यानी वही पर हमने उत्तर है कि कई विद्वान कालिदास को कश्मीर, कुछ उज्जैन या कुछ बंगाल का वासी मानते हैं। महाकवि कालिदास के द्वारा लिखित सबसे प्रसिद्ध कृति का नाम लिखिए। अभिज्ञान शकुंतल नाटक ये सबसे प्रसिद्ध कृति है। अब हम आते हैं बाणभट्ट।
गद्य साहित्य के सर्वाधिक प्रतिभाशाली गद्यकार किसको माना गया? मतलब गद्य साहित्य के सर्वाधिक प्रतिभाशाली गद्यकार किसको कहा गया है? बाणभट्ट जी को। बाणभट्ट जी के वंश का परिचय किस प्राचीन पुस्तक में मिलता है? कौन सी प्राचीन पुस्तक में मिलता है? बाणभट्ट के द्वारा लिखित हर्षचरित में। इन्होंने हर्षचरित लिखा था, उसमें बाणभट्ट का पूरा परिचय इसमें मिलता है। बाणभट्ट जी युवावस्था तक कई विद्याओं और कलाओं में निपुण हो गए थे। इसका मुख्य कारण क्या था? कि वह कारण क्या था कि विद्वानों के परिवार में जन्म के कारण, मतलब इन्होंने कई विद्याओं और कलाओं में ये निपुण हो गए थे, यही इनका मुख्य कारण था। बाणभट्ट जी का जीवन परिचय उनकी किस पुस्तक में मिलता है? उनका बाणभट्ट का पूरा का जीवन परिचय ये हर्षचरितम में मिलता है। राजा हर्ष का जीवन चरित्र किस प्राचीन पुस्तक में मिलता है? ये भी है बाणभट्ट द्वारा हर्षचरित में। बाणभट्ट जी के पिता का नाम क्या था? चित्रभानु। बाणभट्ट कौन सी अवस्था में अनाथ हो गए थे? ये बाल अवस्था में ये अनाथ हो गए थे। बाणभट्ट जी बहुत समय तक अपने मित्रों के साथ देशाटन करते हुए अंत में कहाँ पहुंचे थे? मतलब ये घूमते फिरते जो है ना, इन्होंने लंबी अपने मित्रों के साथ लंबी यात्राएं की थी और अंत में ये सारे इकट्ठे कहाँ पर हुए थे? सोन नदी के तट पर बसे हुए प्रीतिकूट नामक अपने गांव में। सोन नदी के तट पर बसे हुए प्रीतिकूट नामक अपने गांव में। बाणभट्ट जी ने बहुत समय तक मित्रों के साथ देशाटन करते हुए क्या प्राप्त किया? उन्हें किस चीज की प्राप्ति हुई है? मतलब उन्होंने कई अनुभव प्राप्त किए हैं, मतलब यात्राएं की है और उन्होंने उनसे कई अनुभव मतलब सीखे हैं। बाणभट्ट जी किस राजा की राज्य सभा में इनको आमंत्रित किया गया था? कि थानेश्वर के राजा हर्षवर्धन ने। थानेश्वर के राजा हर्षवर्धन की राज्यसभा में इन्हें आमंत्रित किया गया था। राजा हर्षवर्धन का समय क्या माना जाता है? 7वीं शती का पूर्वार्ध। 7वीं शती के मतलब पूर्वार्ध में मतलब हर्षवर्धन का समय माना जाता है। बाणभट्ट का क्या समय माना जाता है? यानी वही समय इनका है 7वीं शती का पूर्वार्ध। राजा हर्षवर्धन का संरक्षण मिलने पर बाणभट्ट जी कहाँ रहने लगे थे? जब राजा हर्षवर्धन ने इनको संरक्षण दिया तो ये थानेश्वर में, मतलब जो राजधानी थी ना राजा हर्षवर्धन की, वहीं मतलब ये रहने लग गए थे। बाणभट्ट ने कितने गद्य और कितने पद्य ये लिखे हैं? काव्य मतलब इन्होंने लिखे हैं, मतलब इन्होंने 2 गद्य काव्य लिखे हैं और 1 पद्य काव्य लिखे हैं। फिर है बाणभट्ट के गद्य काव्यों के नाम लिखें। हर्षचरित और कादंबरी। बाणभट्ट के द्वारा लिखित पद्य काव्य का नाम चंदी षटकम है। एक मतलब एक इनके नाम से ये चंदी षटकम भी पाया जाता है। बाणभट्ट की ऐतिहासिक कृति जिसमें इतिहास है, राजाओं का इतिहास है, यानी वो है हर्षचरितम। इसमें मतलब हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन का इसमें चित्रण आता है। हर्षवर्धन है, फिर इसके पिता प्रभाकर वर्धन है, ऐसे इसमें ये सारी ये कृतियां मतलब इसमें ऐतिहासिक वर्णन पाया जाता है। बाणभट्ट जी के पैतृक गांव कौन सा था? प्रीतिकोट इनका पैतृक गांव था। अब एक बार हम बाणभट्ट के बारे में एक बार और तेज स्पीड से पढ़ेंगे। अब ये देखिए कि बाणभट्ट मतलब गद्य साहित्य के सर्वाधिक प्रतिभाशाली गद्यकार किसको कहा गया है? बाणभट्ट जी को। बाणभट्ट जी के वंश का परिचय किस प्राचीन पुस्तक में मिलता है? बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्षचरित में। बाणभट्ट जी युवावस्था तक कई विद्याओं और कलाओं में निपुण हो गए थे। इसका क्या मुख्य कारण क्या था? यानी कि विद्वानों के परिवार में इनका जन्म हुआ था, इस कारण ये कई विद्याओं और कई कलाओं में निपुण हो गए थे। बाणभट्ट जी का जीवन परिचय उसकी किस मतलब कौन सी पुस्तक में मिलता है? हर्षचरित में मिलता है। राजा हर्ष का जीवन चरित्र किस प्राचीन पुस्तक में मिलता है? बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्षचरित में। बाणभट्ट जी के पिता का नाम क्या था? चित्रभानु। बाणभट्ट कौन सी अवस्था में अनाथ हो गए थे? बाल अवस्था में। बाणभट्ट जी बहुत समय तक अपने मित्रों के साथ देशाटन करते हुए अंत में कहाँ पहुंचे थे? सोन नदी के तट पर बसे हुए प्रीतिकूट नामक अपने गांव में। बाणभट्ट जी ने बहुत समय तक अपने मित्रों के साथ देशाटन करते हुए क्या प्राप्त किया? कई अनुभव प्राप्त किए। बाणभट्ट जी किस राजा की राज्यसभा में आमंत्रित किए गए थे? थानेश्वर के राजा हर्षवर्धन की।
राजा हर्षवर्धन का समय क्या माना जाता है? 7वीं सदी का पूर्वार्ध। बाणभट्ट का समय क्या माना जाता है? वो ही है इनका समय भी 7वीं सदी का पूर्वार्ध। राजा हर्षवर्धन का संरक्षण मिलने पर बाणभट्ट जी कहाँ रहने लगे थे? थानेश्वर में। मतलब जहाँ ये जो राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी वो ही थानेश्वर में। बाणभट्ट ने कितने गद्य और कितने पद्य काव्य लिखे हैं? इन्होंने 2 गद्य काव्य और 1 पद्य काव्य लिखा है। बाणभट्ट के गद्य काव्यों के नाम हर्षचरित और कादम्बरी। बाणभट्ट के द्वारा लिखित पद्य काव्य का नाम चंडी षटकम। बाणभट्ट की ऐतिहासिक कृति का नाम हर्षचरितम। बाणभट्ट जी के पैतृक गांव कौन सा था? प्रीतिकोट। अब हम आते हैं भभूति। कालिदास के बाद किस नाटककार को उत्कृष्ट नाटककार माना जाता है? मतलब कालिदास के बाद में जिसका स्थान है वो जो है महाकवि भभूति जी का है। महाकवि भभूति कहाँ के निवासी थे? ये विदर्भ देश के पदमपुर के महाकवि भभूति निवासी थे। महाकवि भभूति का जीवन काल कौन सा माना जाता है? मतलब इनका जीवन काल 700 ईस्वी के आसपास माना जाता है। महाकवि भभूति ने कितने नाटक लिखे? 3 नाटक महाकवि भभूति ने लिखे हैं। महाकवि भभूति ने के नाटकों का नाम महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम और मालती माधवम। मतलब इनके 3 नाटक हैं, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम और मालती माधवम। महाकवि भभूति का प्रसिद्ध नाटक का नाम उत्तर रामचरितम। मतलब हर एक कवि की कोई ना कोई प्रसिद्ध रचना होती है, ऐसे भभूति की सबसे प्रसिद्ध रचना जो है रामचरितम। उत्तर रामचरित का मूल आधार कौन सा काव्य है? मतलब वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड। उत्तरकांड के अनुसार ये उत्तर रामचरित ये लिखा गया है। भभूति किस कृति में श्री राम के उत्तरार्ध जीवन की घटनाओं का मार्मिक चित्र? भभूति किस कृति में श्री राम के मतलब जो है श्री राम के उत्तरार्ध जीवन की घटनाओं का मार्मिक चित्रण हुआ है? वह है उत्तर रामचरित में। जो है कि ये जो है मतलब उत्तर रामचरित में श्री राम के उत्तरार्ध जीवन की घटनाओं का मार्मिक चित्रण हुआ है। महाकवि भभूति की कुछ विशेषताएं बताएं। वे कई शास्त्रों के ज्ञाता थे एवं कुशल शैलीकार थे। एक बार और हम भभूति को तेज स्पीड से करेंगे। कालिदास के बाद किस नाटककार को उत्कृष्ट नाटककार माना जाता है? महाकवि भभूति जी को। महाकवि भभूति जी कहाँ के निवासी थे? विदर्भ देश के पदमपुर के। महाकवि भभूति का जीवन काल कौन सा माना जाता है? 700 ईस्वी के आसपास। महाकवि भभूति ने कितने नाटक लिखे? 3 नाटक। महाकवि भभूति ने नाटकों के नाम बताइए। महाकवि भभूति के नाटकों के नाम बताइए। क्या क्या नाम इनके? महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम और मालती माधव। महाकवि भभूति के नाटक हैं महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम और मालती माधव। महाकवि भभूति का प्रसिद्ध नाटक का नाम उत्तर रामचरित का सबसे प्रसिद्ध नाटक है। उत्तर रामचरित का मूल आधार कौन सा काव्य है? वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड मतलब इस उत्तर रामचरित का मूल आधार है। भभूति की किस कृति में श्री राम के उत्तरार्ध जीवन की घटनाओं का मार्मिक चित्रण हुआ है? उत्तर रामचरित में। महाकवि भभूति की कुछ विशेषताएं बताइए। वे कई शास्त्रों के ज्ञाता थे एवं कुशल शैलीकार थे। इस प्रकार हमने यहाँ पर जो है कि 6 कवियों और या लेखकों को हमने चर्चा की है। अब हम इसकी अभ्यास माला पर आते हैं। हमने जो देखें हम कितने सफल हुए हैं आपको समझाने में। अब जैसे ये देखिए प्रश्न है, आदि काव्य से क्या अभिप्राय है? अभी इस प्रश्न देखिए, आदि काव्य से क्या अभिप्राय है? रामायण, महाभारत, शील, मधुलिका, ये इनमें से कोई नहीं। अब आदि काव्य रामायण को कहा गया है, तो आपको पता चल ही गया होगा। बताइए, इसका उत्तर ए है। फिर है वाल्मीकि रामायण में कितने श्लोक है? अब ये देखिए कितने श्लोक हैं, 1,13,000 या 24,000। मतलब कितने श्लोक है आपको पता ही है कि वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। अब है कालिदास का जीवन काल क्या माना गया है? कालिदास मतलब जो है कि उनका काल क्या माना जाता है? ईस्वी पूर्व प्रथम शती के बीच माना जाता है, ईस्वी पूर्व प्रथम ईस्वी या तृतीय शती के बीच में माना जाता है, या 700 ईस्वी के आसपास, या इनमें से कोई नहीं। यानी कि कालिदास का जीवन काल माना जाता है ईस्वी पूर्व प्रथम शती से प्रथम शती के बीच कालिदास का समय माना जाता है। तत्पश्चात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न कवियों में से कौन से कवि का नाम लिया जाता है?
कौन सा कवि है देखिए, भभूति भास कालिदास में से किस में लिया जाता है, यानी कि इनका काल जो है नवरत्न चंद्र विक्रमादित्य के नव कवियों में कालिदास जी हुए हैं। तो इसका उत्तर हमने ये बना। श्रीमद् भगवद गीता के रचयिता का नाम बताए। यहाँ पर देखिए कृष्ण वेद व्यास या वाल्मीकि, क्या मतलब यहाँ पर उत्तर क्या है, वेद व्यास जी। अब है महर्षि वेद व्यास का पांडवों के साथ क्या संबंध था। अब यहाँ पर देखिए क्या मतलब उत्तर है, वह पांडवों के दादा थे, वह पांडवों का गुरु था, वह पांडवों की माता का गुरु था, या इनमें से कोई नहीं। इसमें क्या उत्तर है, वह पांडवों का दादा था। आगे है भास के नाटक का नाम लिखा। यहाँ पर देखो 4 नाटक लिखे हैं, अभिज्ञान शकुंतला, स्वप्न वासदत्तम, मालविकाग्निमितम, विक्रम विष्णु। यानी उत्तर क्या है, स्वप्न वासदत्तम भास का नाटक का है। बाकी ये 3 जो है ना, ये कालिदास के नाटक हैं। तो स्वप्न वासदत्तम जो है ये भास का नाटक है। आगे है महाभारत पर आधारित नाटक का नाम बताइए। महाभारत पर आधारित, यहाँ पर देखिए प्रतिमा नाटक, चारुदत्त, मध्यम व्यायो, या इनमें से कोई नहीं। अब इनमें जो है महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है मध्यम व्यायोग, मतलब इसमें भीम की कहानी पाई जाती है। मध्यम व्यायोग, मध्यम भीम को कहा जाता है, तो ये इसलिए इसका उत्तर मध्यम व्यायोग है। राजा हर्षवर्धन के जीवन चरित्र को किस प्राचीन कवि लेखक ने अपनी कृति में वर्णन किया। हर्षवर्धन की, क्या कालिदास ने, बाणभट्ट ने, भास ने, या भभूति ने। अब बाणभट्ट ने जो है राजा हर्षवर्धन के जीवन चरित्र को मतलब अपनी कृति में लिखा है, हर्षचरित्र जो लिखा था इन्होंने। आगे है चित्रभानु किस कवि या लेखक के पिता थे। अब चित्रभानु देखो किस कवि के, मतलब कालिदास के थे, भास के, भभूति या बाणभट्ट। मतलब जो चित्रभानु थे वे बाणभट्ट के पिता थे। आगे है निम्नलिखित में भभूति की कौन सी कृति, यहाँ पर देखिए महावीर चरितम, कुमार संभव, दूत वाक्यम, मेघदूत, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए महावीर चरितम ये भभूति की रचना है, कुमार संभव कालिदास की है, अब दूत वाक्यम भास की है, मेघदूतम कालिदास की है। तो यहाँ पर इसका उत्तर है महावीर चरितम। भभूति कहाँ के निवासी थे। भभूति कहाँ के निवासी थे, विदर्भ देश के, प्रीतिकूट, उज्जैन, कश्मीर, यानी वे किसके निवासी थे, विदर्भ देश के निवासी थे। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।